28 फेब को स्टार्ट हुई एक लड़ाई जो अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट स्ट्राइक से शुरू हुई। आज उसी लड़ाई को एक महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है। ये लड़ाई जो अमेरिका और इजराइल सिर्फ ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ 2 से 4 दिन की लड़ाई है, अब उसके बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी क्योंकि ईरान हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। बाकी आपके सामने है, आज की डेट में ईरान लड़ भी रहा है और सरवाइव भी कर रहा है। लेकिन एक सवाल आपकी मेरे ज़हन में भी एक सवाल आया है, शायद आपके भी ज़हन में एक सवाल आया होगा कि आखिर क्या रीज़न है कि जिस देश को अमेरिका और इज़राइल ये समझ रहे थे कि जिसकी टेक्नोलॉजी बड़ी आउटडेटेड है, किसी काम की नहीं है, इसके पास ना तो कोई इतने अच्छे वेपन्स हैं, तो ये देश हमारे सामने भला हम सुपर पावर हैं, भला हमारे सामने कैसे टिक सकता है, कैसे सर्वाइव कर सकता है। लेकिन आज वही देश उनके सामने खड़ा भी है और लड़ भी रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए ये लड़ाई आज की डेट में सरदर्दी बनी हुई है। को डिफीट करना इतना इम्पॉसिबल है। उसके पास क्या क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्या क्या हिडन वेपन्स हैं उसके पास कि जिसकी वजह से वो देश आज इतना मजबूत है। जिस देश को अमेरिका और इजराइल ये समझ रहे थे कि ये इतना मजबूत नहीं है, लेकिन वही देश आज उल्टा उनके लिए सरदर्दी बना हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी रीज़न है एक्चुअल में जो ईरान को पावरफुल बनाती हैं। अब इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि ईरान की जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफिकली लोकेशन क्या है, क्यों ईरान इतना इम्पोर्टेंट कंट्री बना हुआ है। ईरान की जियोग्राफी को समझना इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईरान को अगर आपने समझना है तो ईरान की जियोग्राफी को अगर आपने समझ लिया तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप ईरान को समझ जाएंगे स्ट्रेटेजिकली और हिस्टोरिकली उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसकी जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे फर्दर हम उसकी दूसरी रीजंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या रीजंस है कि ईरान आज इतना हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट कंट्री। ईरान की जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ईरान को दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन माना जाता है और यही रीजन है कि इसे हिस्टोरिकली और स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट कंट्री माना जाता है। लगभग इसकी टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो आज के डेट ईरान के अंदर लगभग जो 9 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है और इसकी टोटल पॉपुलेशन में से 90 से 95% जो है वो शिया मुस्लिम है और दूसरी तरफ इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज वो है फारसी। इसके ऑफिशियल नेम की अगर बात की जाए तो इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ईरान के अगर माउंटेन्स और डेजर्ट की बात की जाए तो ईरान के पास 2 बड़े माउंटेन्स हैं, एल्बर्स माउंटेन्स और दूसरी तरफ है ज़ैग्रस माउंटेन्स। तो डेजर्ट की अगर बात की जाए तो ईरान के पास दश्ते कबीर और दश्ते लूत, ये 2 बड़े डेजर्ट आज की डेट में मौजूद हैं जो दुनिया में हॉटेस्ट डेजर्ट माने जाते हैं। अब यही रीज़न है कि जियोग्राफिकली ईरान इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ है नेचुरली कि कोई भी फॉरेन पावर कोशिश नहीं करती कि वो बाय रूट ईरान के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि कोई भी पावर अगर बाय रूट अगर ईरान के ऊपर अटैक करेगी उससे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर कोई भी पावर अगर बाय रूट ईरान के ऊपर अटैक करती तो सबसे पहले उसे ज़ैग्रोस और बड़े बड़े जो माउंटेन रेंजेस हैं उनसे गुजरना पड़ेगा। ज़ैग्रोस माउंटेन्स हैं, एल्बर्स माउंटेन है, तो इन माउंटेन्स रेंजेस से गुजरना पड़ेगा। फर्ज करें इनसे अगर कोई फॉरेन पावर कोई अटैकर गुजर भी जाता है तो उसे सबसे बड़ा चैलेंज आगे जो सामना करना पड़ेगा वो है डेजर्ट्स। अब ये डेजर्ट इतने गर्म है कि दुनिया में इससे बड़े गर्म डेजर्ट मौजूद नहीं है, दुनिया में सबसे हॉटेस्ट प्लेसेस ये मानी जाती है। यही रीजन है कोई भी अटैकर पहले सोचता है कि वो बाय रूट तो हमला ना करे ईरान के ऊपर, क्योंकि बाय रूट अगर वो हमला करेगा तो वो खुद ही जाल में फंस जाएगा और यही रीजन है कि ये ईरान के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है आज की डेट में। अब आज की डेट में ईरान के पास 2 टाइप्स की आर्मी है, एक वो आर्मी जो रेगुलर आर्मी थी और एक वो जो IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये 2 तरह की आर्मी ईरान के पास आज की डेट में मौजूद है। अब ये दोनों आर्मी को अगर हम मिलाएं तो लगभग 9 लाख से प्लस आर्मी पर्सनल ईरान के पास आज की डेट में एक्टिव और रिजर्व की फॉर्म में मौजूद है। अब यही रीजन है कि इतनी ज्यादा मिलिट्री पावर होने की वजह से इसे एक प्लस पॉइंट मिलता है अपने एनिमी के सामने। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसको ईरानियन रेवोल्यूशन यानी 1979 के बाद बनाया गया और यही रीजन है उसके बाद ये ईरान के डिफरेंट मिशन के अंदर एक्टिव रही है ये आर्मी। अब जब यूनाइटेड स्टेट और दीगर देशों ने जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाई तो ईरान ने फिर अपनी ही
मिलिट्री इक्विपमेंट को डेवलप करने की कोशिश की, और यही रीज़न है कि इसने ड्रोन, मिसाइल्स और टैंकर अपनी कैपेबिलिटी के थ्रू बनाए। गोया कि ये मिसाइल बड़े सस्ते थे, लेकिन आज की डेट में ये सस्ते मिसाइल बड़े बड़े महंगे तरीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के महंगे तरीन मिसाइल को टक्कर देने में पीछे नहीं है, और उनको नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं। मिसाइल आज की डेट में ईरान के लिए एक बड़ी हिडन पावर बन गई है, क्योंकि एक तो सस्ते हैं और दूसरा सस्ते मिसाइल आज की डेट में बड़े महंगे एयरक्राफ्ट के लिए सरदर्दी बने हुए हैं। दूसरी तरफ IRGC की अगर मैं बात करूं तो IRGC की एक स्पेशल ब्रांच है एरोस्पेस फोर्स। इसका मेन काम है कि ईरान के अंदर बैलिस्टिक प्रोग्राम मिसाइल को देखना। अब अगस्त 2020 को ईरान ने पहली दफा हज कासम मिसाइल दुनिया के सामने लाया, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। दूसरी तरफ टाइम गुजरने के साथ साथ ईरान ने बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू एडवांस मिसाइल बनाए, जिसमें खैबर 110 है, फतेह की अगर बात करें, फिर सिजील सीरीज़ की बात की है, तो ये वो सारी सीरीज़ हैं जो एडवांस मिसाइल सीरीज़ हैं ईरान की। और यही रीज़न है कि ये ईरान के लिए एक बड़ा हिस्टोरिकली और स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये मिसाइल। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे ईरान की प्रॉक्सीज वार की। यानी हमने चैप्टर 1 के अंदर बात की कि जिस तरह ईरान के लिए जियोग्राफी उसके लिए एक प्लस पॉइंट है, अब वहीं जियोग्राफी इसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। जिस तरह से बाहर से कोई दुश्मन बाय रूट हमला नहीं कर सकता, अब यही रीजन है बाय रूट ईरान भी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता। तो ईरान के लिए ये एक बराबर का पॉइंट है कि उसे ना तो कोई बाय रूट कोई हमला कर सकता है और ना ईरान किसी के ऊपर खुद जाके बाय रूट हमला कर सकता है। और यही रीजन है मिडिल ईस्ट के अंदर और इसी रीजन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए ईरान ने प्रॉक्सीज का सहारा लिया हुआ है, प्रॉक्सीज के साथ अपने रिलेशन बिल्ड किए हुए हैं ताकि वो मिडिल ईस्ट के अंदर और इस रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमाए रखे। ईरान प्रॉक्सीज की अगर मैं बात करूं तो लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में होतीज, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस, फ़लस्तीन की बात करूं तो फ़लस्तीन के अंदर हमास और इस्लामिक जिहाद जैसी प्रॉक्सीज ईरान के लिए काम कर रही हैं। और यही रीज़न है कि ईरान इन सारी प्रॉक्सीज के थ्रू पूरे रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमाता है और इसकी कोशिश होती है कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करे और अपना इन्फ्लुएंस और अपना इंटरेस्ट जहाँ पर बनता है उसको शो ऑफ करे। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक्चुअली है क्या? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक सी रूट है जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के दरमियान एक समंदरी रास्ता है। अब मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्री हैं उसमें मैक्सिमम, जिसमें UAE, कतर, ओमान, बहरीन, जितने भी ये कंट्री हैं ये डिपेंड करते हैं इस सी रूट से, क्योंकि इस सी रूट के थ्रू ही इन सारे कंट्री ने अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना होता है इस सी रूट के थ्रू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान। अगर ईरान ने आज की डेट में इसको बंद किया हुआ है, सो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन है आज की डेट में ईरान के पास, जब चाहे दुनिया को महंगाई के दाने पर लाए और जब चाहे इस रूट को खोल दे। सो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रूट रहा है और बहुत ही हिस्टोरिकली एक पॉइंट रहा है ईरान के लिए। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये पॉइंट बंद होता है तो दुनिया का 20% जो ऑयल यहाँ से गुजरता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर लगभग यूरोप और एशिया के अंदर हमें एक बड़े लेवल, एक मैसी लेवल पे हमें महंगाई देखने को मिलती है। सो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान, क्योंकि हिस्टोरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ईरान के लिए और ईरान इस रूट को बंद करके कोई भी थ्रेट को आसानी से रोक सकता है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।